ये हैं तमाम बड़ी खबरों से। वक्त हो चला है आपको अपडेट करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर उत्तराखंड से आपको बताते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में एक बड़ा फैसला सुनाया गया और हाई कोर्ट की तरफ से दरअसल सरकार को फटकार भी लगाई गई है। हरिद्वार के बूचड़ खानों पर पाबंदी लगाई गई सरकार की तरफ से, लेकिन एक याचिका डाली गई कोर्ट के अंदर और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य तय करेगा कि नागरिकों का आखिर भोजन क्या होना चाहिए। मार्च में राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी थी हरिद्वार के अंदर सभी बूचड़ खानों पर और अगली सुनवाई के लिए अब 23 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और हाई कोर्ट ये पूछ रहा है कि आखिर जो लोगों का भोजन होता है, क्या नागरिकों का भोजन राज्य सरकार तय करेगा कि नागरिकों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से सिर्फ हरिद्वार के अंदर पाबंदी लगा दी गई थी और इसको लेकर एक व्यक्ति की तरफ से हाई कोर्ट के अंदर याचिका डाली गई। अब याचिका पर सुनवाई लगातार हो रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है कि जो सुनवाई हुई उसमें यह कहा गया है कि आप सवालों के जवाब दीजिए। सरकार से सवालों के जवाब लिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि नागरिकों का भोजन आखिर कौन तय करेगा ये बताया जाए। फिलहाल याचिका पर सुनवाई हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि अगली तारीख भी दे दी गई है। वो तारीख 23 जुलाई की है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसका जिक्र इस वक्त कर रहे हैं और उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। धनराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, तमाम जानकारी पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, क्या स्थिति है? क्योंकि याचिका का जिक्र करें तो याचिका डाल दी गई और ये कहा जा रहा है कि मार्च के अंदर ही हरिद्वार के बूचड़ खानों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि त्योहार नजदीक आ रहे हैं और अब बूचड़ खानों का जिक्र भी होने लगा है। हालांकि राजनीति इस पर अलग हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि नागरिकों का भोजन अब क्या सरकारें तय करेंगी अभी याचिका पर, और क्या कुछ रहने वाला होगा क्योंकि अगली तारीख भी आ गई है। धनराज जी हर्ष, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार ने मार्च के हरिद्वार जिले के अंदर जो पाबंदी लगाई थी बूचड़ खानों पर, उसको लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। मंगलौर के जो निवासी हैं उनके द्वारा ये याचिका डाली गई थी और इसमें हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये सरकार ने जो बूचड़ खानों पर रोक लगाई है, तो क्या अब इसमें जो राज्य सरकार तय करेगी कि लोग किस तरह का भोजन करें। इसके लिए राज्य सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि आखिर क्या इस तरीके की जो मांग लगातार उठ रही है कि जिस तरीके से ये बूचड़ खाने बंद किए गए थे, लेकिन जो वहाँ के निवासी हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर यही मांग उठाई थी कि ये बूचड़ खाने खोले जाने चाहिए, क्योंकि बकरा ईद का त्योहार नजदीक है तो उसको लेकर ये खोलने की मांग की गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 21 तारीख को बकरा ईद है, लेकिन 21 तारीख तक ये फैसला नहीं हो सकता है। 23 तारीख इसमें तारीख तय की गई है कि उसमें फैसला आ सकता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या फैसला उत्तराखंड सरकार के पक्ष में आता है या फिर जो याचिका करता है उनके पक्ष में ये फैसला आता है। जी हर ठीक है, लेकिन फैसले का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो लोगों की क्या राय है, क्योंकि हरिद्वार के अंदर हम देख रहे हैं कि राजनीति भी हो रही है और अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस इसी मसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है कि आखिर हरिद्वार के अंदर ही क्यों बूचड़ खानों को बंद कर दिया गया। और ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लोगों की मांग भी रही है एक धर्म विशेष के लोगों की, लेकिन अब क्या लगता है आपको, जो राजनीति इस पर हो रही है, आगे आने वाले समय में चुनाव भी है, तो क्या ये मुद्दा भी उत्तराखंड के अंदर उतर सकता है मैदान में? क्योंकि मुद्दे कई हैं जिस पर राजनीति हो रही है और एक मुद्दा बूचड़ खाने का भी हो सकता है। जी हर्ष, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विपक्ष जो है लगातार मुद्दे ढूंढने की कोशिश लगातार कर रही है। जिस तरीके से काफी मुद्दे सामने आ चुके हैं कि महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, वहीं एक मुद्दा इसको भी बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि बूचड़ खानों पर जो रोक सरकार ने लगाई है, आखिर वो हरिद्वार में ही क्यों लगाई है। हालांकि उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में रोक क्यों नहीं लगाई गई। जो कांग्रेस के नेता है उनका साफ तौर पर यह कहना है यदि रोक लगानी थी तो सभी जिलों में रोक लगाते। आखिर क्या हरिद्वार के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनसे कोई दुश्मनी उत्तराखंड सरकार की है या फिर कुछ और मामला है। लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की मांग उठ रही है कि लगातार जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि ये बूचड़ खाने खोले जाने चाहिए। हरिद्वार जिले की जो बात करें तो हरिद्वार जिले में पूरे जिले में ही ये पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस पर साफ कर दिया है कि क्या राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी कि क्या लोगों का जो भोजन है उसको तय राज्य सरकार करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार को एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही राजनीति की बात करें तो राजनीति लगातार चुनाव में जो मुद्दे हैं इसको बुलाने की कोशिश विपक्ष लगातार करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल राजनीति हो रही है क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव है
और क्या ये बड़ा मुद्दा बनकर निकलकर सामने आएगा उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि बूचड़खानों का मुद्दा है। हरिद्वार के अंदर रोक लगाई गई, लेकिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से भी कई सवाल पूछे गए हैं। बढ़ेंगे आगे, बात उत्तराखंड की करेंगे और कोरोना के बढ़ते कहर को हम देख रहे थे, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बेहद कम हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, 32 नए संक्रमित मिले हैं, एक की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, घटकर 656 हो गए हैं एक्टिव केस। इस वक्त उत्तराखंड से आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बिना मास्क अगर आप घूमेंगे उत्तराखंड के अंदर तो आपको कोरोना की जांच करानी होगी। ये फैसला भी लिया गया है क्योंकि जुर्माने का प्रावधान तो था ही, लेकिन अब अगर आप कहीं पर भी बिना मास्क के घूमेंगे तो आपको कोरोना की जांच करवानी ही होगी। और अगर बाहर से भी कोई उत्तराखंड के अंदर व्यक्ति आ रहा है तो उसे भी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी, या फिर बॉर्डर एरिया पर ही आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा। फिलहाल उत्तराखंड की सरकार बड़े फैसले ले रही है क्योंकि कांवड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से चल रही है और बड़े बड़े फैसले कोरोना को लेकर लिए जा रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि अगर मास्क बिना आप घूमेंगे तो आपका कोरोना का टेस्ट होगा। हालांकि मुख्यमंत्री धामी साहब भी कई इलाकों का दौरा करने पर हैं और ये कहा जा रहा है कि कुमाऊं का दौरा भी किया जाएगा, वहां पर भी परिस्थितियों का जायजा लिया जाएगा। और अलग अलग इलाकों का दौरा जब सीएम साहब करते नजर आएंगे तो सीधा सीधा जनता को ही साधा जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा स्थिति कैसी थी। हालांकि अब मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या भविष्य उज्जवल रह पाएगा उत्तराखंड का या फिर नहीं रह पाएगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल हम आपको खबरों से अपडेट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि 32 नए संक्रमित मिले हैं। आप ये मत समझिए कि उत्तराखंड के अंदर कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो गया, जड़ से खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी भी एक्टिव केस तकरीबन 656 बताए जाते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि 32 नए संक्रमित मिले हैं, तो कोरोना खत्म हो गया इससे आप मत कहिए। और फिलहाल आपको सावधानी सतर्कता बरतनी होगी। एक की मौत भी हुई है 24 घंटे का जब हम जिक्र करते हैं उत्तराखंड के अंदर, और देश भर का जिक्र करते हैं तो देश भर के अंदर 40,000 मामले हर हफ्ते तकरीबन हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते भर से आ रहे हैं और रोजाना 40,000 के ऊपर का आंकड़ा रहा है। विशाखा इस वक्त जुड़ रही हैं हमारे साथ, हमारी संवाददाता है उत्तराखंड से, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या स्थिति है उत्तराखंड की, बताइएगा जरा, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है। कल भी हम देख रहे थे आप ग्राउंड जीरो पर थी, वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी। क्या हालात आपको नजर आते हैं, क्योंकि बड़े फैसले तो लिए जा रहे हैं, पर क्या जनता उन फैसलों को ले रही है, समझ रही है कि हाँ हमारी भी कुछ भूमिका बनती है? विशाखा जी बिल्कुल हर्ष, देखिए जिस तरीके से फिलहाल उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ जो है वो जाहिर तौर पर अभी नीचे है। हर जिले में लगभग 50, आप 39 या 32, जैसे कल 39 केसेस आए, आज 32 आए, तो दहाई से कम जो मामले हैं वो सभी जिलों में सामने आ रहे हैं। चमोली और अल्मोड़ा जैसे जिलों में कोई एक्टिव केस फिलहाल नया सामने नहीं आया है। यह भी एक राहत भरी खबर है, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो उस गति से नहीं हो रही है जिस गति से होनी चाहिए। खासकर युवा 18+ वालों की जो वैक्सीनेशन है वो नहीं हो पा रहा है। 45+ वालों का तो फिर भी उस स्पीड से हो रहा है, लेकिन 18+ वालों का जो वैक्सीनेशन है वो कई जगहों पर अभी ठप है, जो जाहिर तौर पर एक चिंता का सबब हो सकता है। दूसरी तरफ पर्यटक जो है वो एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। मसूरी और नैनीताल जैसी जगहों पर पुलिस प्रशासन को लगाना पड़ा है, प्रशासन वापस भेज रहा है लोगों को। तो ये जो सारी चीजें हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग जब उत्तराखंड आ रहे हैं तो ये चिंता का सबब हो सकता है। और ये जो तीसरी वेव का जो खतरा फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि WHO ने अगले 125 दिन को बेहद संवेदनशील बताया है और पूरी दुनिया के लिहाज से फिलहाल जो अगले 125 दिन रहने वाले हैं वो तीसरी वेव के खतरे को देखते हुए उन्होंने बहुत सेंसिटिव जोन में रखा है। और खासकर इंडिया के जो कुछ राज्य हैं उनमें भी ये जो तीसरी वेव का डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके खतरे का पूरा फैलने का जो संकेत है, संक्रमण की जो दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो रिकवरी रेट है वो 95.88% तक पहुंच गया है, और जो फिलहाल संक्रमण दर है वो 5 से नीचे रह गई। ठीक है विशाखा, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि प्रशासन बड़े बड़े फैसले ले रही है, और कल ही जानकारी हमने दर्शकों को दी कि कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है और
चुनौती कहीं ना कहीं ये होगी कि आखिर पता कैसे किया जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन का जिक्र करें तो पुलिस कैसे ये पता लगाएगी कि हाँ अगर कोई बाहर से उत्तराखंड के अंदर आ रहा है तो वो कांवड़ यात्री नहीं है या फिर कांवड़ यात्री है, क्योंकि आम इंसान है, हर एक व्यक्ति अगर आ रहा है उत्तराखंड के अंदर तो कैसे ये पता लगाया जाएगा। वाकई बड़ी चुनौती है। तो क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है कि बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, और खबर तो ये भी मिल रही है कि रिपोर्ट तो लाया जा रहा है, क्योंकि पर्यटक को हम देख रहे थे कि आप फर्जी रिपोर्ट भी ला रहे हैं जिस पे कार्रवाई की बात भी की जा रही है। जी बिल्कुल है। देखिए यहाँ के जो डीजीपी है अशोक कुमार, उन्होंने कहा है कि अलग से एनफोर्समेंट फोर्स लगाई जाएगी उत्तराखंड के सभी बॉर्डर्स पर, जो पेट्रोलिंग करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी जो व्यक्ति है वो प्रवेश ना कर पाए बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के। और यह कह पाना कि वह कांवड़ के लिए आ रहा है या अन्य पर्यटक के तौर पर आ रहा है, ये जाहिर तौर पर उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट अगर वो लाता है तो पुलिस से सुनिश्चित करे तो शायद यह खतरा कम हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर्स 24 जुलाई से सील किए जाएंगे और डीजीपी ने ये सख्त रूप से आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि कहीं भी कोई चूक ना रह जाए, जिसके लिए सभी बॉर्डर्स पर अलग से फोर्स तैनात उनके द्वारा की गई है, अलग से टीम तैयार की गई है जो स्पेशल रूप से इन्हीं 24 जुलाई से 25 जुलाई से जो यात्रा शुरू होनी थी उसके लिए उत्तराखंड के सभी बॉर्डर्स पर लगाई जाएगी। और देखिए जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की फर्जीवाड़े की, तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों की भी सामने आती है। लेकिन उत्तराखंड के जो डीजीपी है उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड में एज अ श्रद्धालु प्रवेश करता है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट उसके पास नहीं है, तो उसे बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उसकी बात के उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। ये आदेश बीजेपी के द्वारा, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि धरातल पर उतरकर इन सभी चीजों का कितना पालन हो पाता है। ठीक है, आप भी नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे विशाखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल उस मुद्दे की बात करते हैं जो उत्तराखंड के अंदर काफी दिनों से चल रहा है, देवस्थानम बोर्ड। फिलहाल बैठक हुई है एक, वो आपको बताते हैं। खबर दरअसल अलग हटके है क्योंकि देवस्थानम बोर्ड की बैठक हुई है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जोशीमठ से स्थापित होगा वेद अध्ययन केंद्र, ये भी कहा जा रहा है। और जानकारी मिल रही है कि चार धामों के गर्भगृह से लाइव प्रसारण नहीं होगा। ये मुख्य तौर पर फैसला लिया गया देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लाइव प्रसारण किया जाएगा, क्योंकि चारधाम यात्रा को रद्द कर दिया गया, कांवड़ यात्रा रद्द हो गई और कई ऐसी यात्राएं हैं जिसे उत्तराखंड के अंदर रद्द करना पड़ा क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये चार धामों के गर्भगृह से लाइव प्रसारण किया जाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं दर्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि देवस्थानम बोर्ड की बड़ी बैठक हुई है और देवस्थानम बोर्ड की तरफ से यह ऐलान भी कर दिया गया है कि चार धामों के गर्भगृह में कोई प्रसारण होगा ही नहीं लाइव। फिलहाल धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दरअसल देवस्थानम बोर्ड का जिक्र करते हैं तो हम कई दिनों से खबर देवस्थानम बोर्ड की बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और किस तरीके से अपनी मांग रखी जा रही है, लेकिन ये खबर थोड़ी हटकर है और ये कहा जा रहा है कि जो चारधाम यात्रा को लेकर लाइव प्रसारण की बात कही गई थी कि गर्भगृह से लाइव प्रसारण होगा, वो अब नहीं होने जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। धीरेन्द्र बिल्कुल हद देखिए बैठक हुई है जिसमें ये सारे फैसले लिए गए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो चारधाम यात्रा को लेकर के जो हकूकधारी थे वो विरोध कर रहे थे देवस्थानम बोर्ड का, और उनका कहना था कि जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया इसे भंग किया जाए, क्योंकि यह हकूकधारियों और जो पंडे पुजारी हैं जो कई पीढ़ियों से मंदिर प्रबंधन से जुड़े हैं उनके हकों पे यह डाका है, यह सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी इस मामले में काफी सफल रहे हैं, उन्होंने लोगों के साथ विचार विमर्श किया है और कहा है कि उनकी जो समस्याएं हैं उससे एक बार पुनर्विचार करेंगे। उन्होंने कहा सरकार कोई हठधर्मिता नहीं दिखा रही है, सरकार कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर रही है। मंदिरों का प्रबंधन चूंकि अब जरूरी हो गया है सरकार के लिए, इसलिए इस बोर्ड का गठन बाकायदा किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जो भी दिक्कतें, जो भी कमियां होंगी उसे सरकार पूरा प्रयास करके दूर करेगी और इसके साथ ही जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, किसी के हित को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। और जो लाइव प्रसारण की व्यवस्था की बात है उसको अभी बोर्ड ने उसको अस्वीकार किया है कि अभी लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा, आगे चल के इसकी व्यवस्था देखी जाएगी। तो फिलहाल अभी जो चारधाम उसकी बात करें, चारधाम प्रबंधन बोर्ड की, तो यात्रा को लेकर के उसने कई सारे फैसले किए। इसके साथ ही जोशीमठ में
एक वेद अध्ययन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव था, उसको भी पास कर दिया है। वहां पे एक डिग्री कॉलेज था पहले से ही, उसी में यह वेद मंदिर स्थापित किया जाएगा जहाँ पे वेदों का अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन देवस्थानम बोर्ड का जब हम जिक्र करते हैं तो ये कहा भी जा रहा था कि सभी पुरोहितों की तरफ से जो पुरोहित हैं उनकी तरफ से आगे भी चलकर प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो नए नवेले सीएम आए हैं उन्होंने बात को संभाल लिया है। पर क्या ये जो संभली हुई बात है ये संभल कर ही रहेगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव है और हम देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, रोजगार के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और जो मंदिर के पुजारी हैं उनके लिए भी बातचीत चल रही है। तो क्या कोई भी ऐसे चूक नहीं करना चाहती है बीजेपी ऐसे समय में जब 2022 के चुनाव हैं और उससे पहले सभी को साध लिया जाए, आम जनता हो, मंदिर के पुजारी हो या फिर और कोई वर्ग के लोग? धीरे देखिए हर्ष जी, सरकार का इस पे जो अगर रोल की बात करें तो रोल बैक करने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है वो, क्योंकि उसने जितने भी संकेत दिए हो, चाहे त्रिवेंद्र रावत रहे हो या तीरथ रावत या कि पुष्कर सिंह धामी, तीनों मुख्यमंत्रियों ने लगातार दृढ़ता दिखाई है और देवस्थानम बोर्ड को समय और वक्त की जरूरत बताई है, इसलिए इस पर रोल बैक नहीं करेंगे। लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उसको जरूर सुनेंगे और उसे दूर करेंगे। लेकिन राजनीति की बात अगर करें तो कांग्रेस इससे काफी आक्रामक है। कल ही कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि अगर सरकार आएगी तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार अगर आती है तो इस बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, क्योंकि यह पंडित पुजारियों और हक हकूकधारियों के पक्ष में नहीं है, उनके हकों पे डाका डालती है। तो एक तरह से देखे राजनीति तो शुरू हो गई। अब जब अपोजिशन पार्टी से पॉलिटिक्स करेगी तो बीजेपी की भी कहीं न कहीं मजबूरी होगी कि इसका कोई उचित समाधान निकाले। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे चल के देवस्थानम बोर्ड पे सरकार क्या फैसला लेती है, या बार बार जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं पुनर्विचार होगा, तो क्या पुनर्विचार होगा? क्या बोर्ड को भंग करेंगे या बोर्ड में और लोगों को शामिल करेंगे, या जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, बोर्ड में बोर्ड का और विस्तार करें? अब ये देखने वाली बात होगी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब सीएम को हम देख रहे हैं कि कहीं भी सीएम है तो साथ साथ सतपाल महाराज जी भी नजर आते हैं, अब क्या लगता है क्या पीछे से कोई बैटिंग की जा रही है? क्योंकि सतपाल महाराज को तो जाना जाता है ना कि किस तरीके से मेलजोल है, और देवस्थानम बोर्ड के लिए जब मीटिंग हुई तो सतपाल महाराज सबसे आगे थे। तो क्या आपको लगता है कि पीछे से, आगे से तो सीएम साहब हैं लेकिन पीछे से बैटिंग कोई और कर रहा है? देखिए हर्ष, इसमें दोनों बातें ही हैं। एक तो राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो सतपाल महाराज यहाँ की काफी सीनियर लीडर हैं मुख्यमंत्री की कैबिनेट में, क्योंकि आपको पता है कि 96 के आसपास ही सतपाल महाराज केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करते थे और उसके बाद से विधायक बने हैं और लगातार भाजपा उनका पूरे देश में सहयोग लेती है, उनका उपयोग करती है। उनका एक धार्मिक क्षेत्र का बड़ा आभा मंडल है। दूसरी जो बात है मुख्यमंत्री के साथ देवस्थानम बोर्ड में उनकी भूमिका की, क्योंकि वो संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री भी हैं, उनके पास संस्कृति धर्मस्व मंत्रालय भी है। इस नाते प्रोटोकॉल के हिसाब से भी संस्कृति एवं धर्म से जुड़े सभी फैसलों में सतपाल महाराज की सहमति भी जरूरी होती है और उनकी उपस्थिति भी जरूरी होती है। तो प्रशासनिक दृष्टि से देखें, संवैधानिक दृष्टि से देखें तो सतपाल महाराज की उपस्थिति बिल्कुल नेचुरल लगती है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से उनका जो हैवीवेट कद है, जो वजनी कद है, वह मुख्यमंत्री के साथ उन्हें लगातार बनाए हुए है। उसके बाद नाराज लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी किसी ने दिखाई थी तो सतपाल महाराज ने दिखाई थी, क्योंकि 2017 से ही लगातार वो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो इस लिहाज से भी उनको मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर के चलने की पूरी कोशिश करते दिखाई देते थे। एक राजनीतिक संतुलन साधने का कहीं नाराज नहीं करना चाहते हैं किसी को भी, चाहे वो आम वर्ग हो या फिर कोई मंत्री हो जिसका खामियाजा बीजेपी को कहीं ना कहीं भुगतना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल दोबारा आपका रुख करेंगे बड़ी खबर से जानकारी, बड़ी खबर की जानकारी दे देते हैं अपने दर्शकों को। बारिश का जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर एक बार फिर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे देते हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली में खासकर भारी बारिश होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से मैदानी इलाकों में हम देख रहे हैं, उत्तराखंड के मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके हों, बारिश लगातार जारी है। और अगर कल का जिक्र करें तो कल से भी लगातार भारी बारिश हो रही है और सभी इलाकों में रुक रुक कर बरस रहे हैं बदरा। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि सामूहिक कार्यक्रमों से बचने की अपील दरअसल की गई है प्रशासन की तरफ से भी। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं। धीरेन्द्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। धीरेन्द्र, ये कहा जा रहा है कि बारिश का मौसम है
और प्रशासन ने अपील की है कि बारिश के मौसम से दूर जिस तरीके से रहा जा सकता है तो घरों में रहकर ही रहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल में भी यही बात की गई और उत्तराखंड में कोई नई बात तो है नहीं, हर साल हम देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। फिलहाल प्रशासन अपना काम करे, लेकिन मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कहते हैं, कब तक ये मौसम ऐसा ही रहने वाला है। धीरेन्द्र। बिल्कुल हर्ष, देखिए जो उत्तराखंड में मानसून का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, वो राज्य के लिए काफी खतरनाक होता है, बड़ा नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि भारी बारिश से ऊपरी इलाकों में जहाँ भूस्खलन होता है, बाढ़ आती है, गाद गदेरे, नदी नाले जो है उफनाते हैं, तो उसमें तमाम तरह की दुर्घटनाएं होती है, जिसमें आम जनता की जान माल का काफी नुकसान होता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि हर साल सरकार मानसून आने के पहले ही अपनी तैयारियों को अंजाम देने लगती है और लगातार ये दावा भी करती है कि उसने मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं और मानसून में होने वाली किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से वो बच जाएंगे। तो अभी आज की बात करें तो देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार आदि जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पे आकाशीय बिजली गिरने की संभावना और तीव्र बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही लोगों से मौसम विज्ञान केंद्र ने सरकार को आगाह किया है कि लोगों से ये अपील की जाए कि जो नदी नालों के इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पे लोग जाने से बचे। जो तटीय इलाके हैं, नदियों के तट पे बसे लोग हैं, उनको थोड़ा तटों से दूर रहने की सलाह दी जाए। तो जो जिला प्रशासन और देख रहे हैं धीरेन्द्र हम उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि अगर बात करें बकरीद को लेकर तो उसको लेकर भी खासा हम लोगों की भीड़ देख रहे हैं बाजारों में भी, और बारिश के मौसम में भी दरअसल लोग निकल रहे थे। वो तस्वीर के लिए भी दरअसल अपील की जा रही है, क्योंकि बाजारों में जब रौनक लौट रही है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर भूस्खलन होता है। अगर आप किसी मार्केट में भी हैं, कुछ एरिया में मार्केट लगे हुए हैं, तो भूस्खलन आम सी बात होती है उत्तराखंड के अंदर, अगर वो पहाड़ी इलाका है तो। अब जिस तरीके से ये रौनक बाजारों में बढ़ रही है बारिश के मौसम में भी, कोरोना के मौसम में, कितना खतरनाक ये हो सकता है खासकर। हाँ बिल्कुल हर साथ को बता दूं कि देखिए हमारे देश में कहा जाता है आस्था आपदा और आफत पर भारी होती है। इसीलिए शायद आस्था के चलते आप देखिए कि जो अत्यंत दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं जहां प्रबल संभावना रहती है भारी बारिश की, दुर्घटना की, पहाड़ों के गिरने की, तो वहां भी लोग बड़ी संख्या में चले जाते हैं। तो बिल्कुल वही दृश्य बकरीद के चलते देखा जा रहा है कि लोग वहां भीड़ लगा रहे हैं, अलग अलग जो जानवर की कुर्बानी होती है उसको एक मार्केट लगा रहे हैं, अघोषित मार्केट देहरादून में कई दिनों से देखा जा रहा है। प्रशासन लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि आप भीड़ न लगाएं, कोरोना भी गया नहीं है, तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन उसका कोई खास असर आम लोगों पे नहीं दिख रहा है। यह खतरनाक स्टेप कह सकते हैं आम जनता का। कहीं ना कहीं लोगों को धीरे समझना होगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि लोग आखिर क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए कि इस वक्त उत्तराखंड के अंदर चल क्या रहा है, खासकर बारिश के मौसम को लेकर। फिलहाल आपसे भी हमारी अपील रहेगी कि मौसम कैसा भी हो, आप सावधानी सतर्कता बरतिए, खासकर कोरोना को लेकर भी स्वच्छ रहिए, अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखिए और स्वस्थ रहिए। फिलहाल आपसे अलविदा लेने का वक्त हो गया है, इसी उम्मीद के साथ कि ब्रेक के बाद फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।